नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और वापस बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को भी प्रणाम। आदित्य जी, मुद्दे कई हैं। फ्रांस में भी आग लगी हुई है, नेपाल में भी जो तमाशा चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। यूएन में स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान को जमकर धोया है भारत ने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटका है कि उनके एक करीबी को यूनिवर्सिटी के कैंपस में सरेआम गोली मार दी गई। चार्ली कर्क उनके बहुत करीबी थे, कहते हैं कि उनके कैंपेन में उन्होंने बड़ा सहयोग दिया था। वो मेजर मेजर लीडर थे। वो काफी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस करते थे, सीपैक ऑर्गेनाइज करते थे। सीपैक इज कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, उसको ऑर्गेनाइज करते थे। एंड डोनाल्ड ट्रम्प इनके फोरम में बहुत बार बात किया। अभी रिसेंटली ही वाज देयर विद टकर कार्लसन आल्सो। और ये क्रिश्चियनडम की बात करते थे। क्रिश्चियनडम मतलब कि अमेरिका क्रिश्चियन स्टेट होना चाहिए। और काफी टाइम क्रिटिसाइज भी करते थे दूसरे ग्रुप्स को। एंटी वोक एक्टिविस्ट थे। तो वोक्स जो हैं बहुत ही जो जो वोक होते हैं वो चर्च के विरुद्ध रहते हैं। अमेरिका में वोक का डेफिनेशन होता है एनीवन अगेंस्ट द चर्च। तो एंटी वोक थे वो। जैसे भारत में वोक का अर्थ होगा अगेंस्ट सनातन धर्म। सो दैट्स हाउ द डेफिनेशन नीड्स टू बी देयर कि जो भी मेजर लोगों का, अभी भारत तो वैसे भी नैसर्गिक राष्ट्र है, तो नैसर्गिक राष्ट्र में सनातन धर्म के जो विरुद्ध रहेगा वो वोक है। ये यहाँ पे क्रिश्चियंस के विरुद्ध है, इसका डेफिनेशन वोक है। कैंसल कल्चर इसको बोलते हैं। तो काफी प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थे और काफी, मेरे हिसाब से तो उनके लोगों के लिए अच्छा काम किया। लेकिन रेसिज्म भी काफी बड़ा इनकी वजह से, बाय द वे। इनकी वजह से एंटी ब्राउन, एंटी ब्लैक, एंटी हिस्पैनिक सबके विरुद्ध सेंटिमेंट्स बढ़े इनकी वजह से। तो एक चीज किसी जिसने भी किया है उसने एक मैसेज भेजा है कि भाई हम लोग आपको टारगेट कर सकते हैं। और अमेरिका तो इतने सारे षड्यंत्र होते हैं तो हमें आपको पता ही नहीं लगता क्या सच है क्या गलत है। मतलब मैं तो वेट कर रहा हूँ थोड़ा और वेट करके इस पर बात की जाए, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या चल रहा है। वी डोंट नो। अमेरिका में मून लैंडिंग वाज ए फेक। फिर उसके बाद 9/11 के ऊपर क्वेश्चन उठे हुए हैं। फिर जो भी इंसिडेंट होता है वो ट्रम्प के ऊपर जो अटैक होता है उस पर भी क्वेश्चन हैं कि वो उन्होंने खुद कराया था या किसी और के थ्रू हुआ था। तो हम और आप सच को जान ही नहीं सकते। तो इसलिए अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा बात करना। आई वांट टू सी द इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि जब वो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमला हुआ था, बाल बाल बच गए थे वो। उसके बाद बड़ी सिंपथी लोगों के मन में थी उनको लेकर, और हो सकता है चुनाव में उसका उनको भरपूर फायदा मिला हो। लेकिन इस तरह से जब उनके करीबी को टारगेट किया जाता है तो कोई ना कोई मैसेज तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी होगा ना। क्योंकि वो ट्रम्प के कह रहे हैं करीब, कि हार्डकोर लेफ्टिस्ट ने किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है। ये अभी इलेक्शन भी आने वाला है। अभी अमेरिकन पॉलिटिक्स पे आप किस चीज पे बिलीव करेंगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी 27 में इलेक्शन होने वाला, 26 में इलेक्शन होने वाला है, अगले साल इलेक्शन है, मिड टर्म। तो उसके पहले ये इंसिडेंट होता है। तो टाइमिंग सबकी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं पहले आपको बोला कि अमेरिका में इतने षड्यंत्र होते हैं कि मुझे पता नहीं कब क्या सच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वील हैव टू वेट एंड वॉच। और ये इंसिडेंट तो वैसे भी बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इस व्यक्ति की पर्सनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। और सारे छत से ऊपर से वार किया है, सारे छत के ऊपर बैठ के शूटर ने किया है। और एम इतना एक्यूरेट है कि उसकी गले के असली में लगा है, क्योंकि उसकी चेस्ट पे वो बुलेट प्रूफ पहना हुआ है, केवलर पहना हुआ है। तो वहां से रिकोशे होके अंदर गया है गले में गोली। एम छत की छाती के ऊपर किया गया था, अपर यहाँ पे किया गया था। बट वहां से वो टकरा के, मतलब ऐसे बैठा हुआ था तो यहाँ पे टकरा के फिर ऐसे लगा है। सो आई डोंट लिटरली, इस पे हम कुछ बोल नहीं सकते जब तक कि और इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक भी जो हत्यारा है वो तो पकड़ा नहीं गया। किसी संदिग्ध को पकड़ा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो हत्यारा नहीं है। तो देखते हैं इस हाँ। मामले में आगे क्या होता है। और ट्रम्प के दूसरी। बारे में थोड़ा सा, आपने ट्रम्प के बारे में कुछ बोला था एक लाइन। ट्रम्प हम्म। स्वयं ही इतनी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं कि वो ये भी सच बताना, अब भारत के विरुद्ध कितना अच्छा कैंपेन किया उन्होंने, अच्छा बोल रहा हूँ उनके हिसाब से। तो तो पीपल डोंट नो कि क्या बोल रहा है, क्या इसमें सच क्या है, और कौन सी एजेंसी किस पे बात करेगी। नोबडी नोस। तो इसलिए हम और आप जो है थोड़ा वेट करते हैं इसका, और फिर इस पे बात करते और आप सही कह रहे हैं कि
डोनाल्ड ट्रम्प खुद कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं। आप देखो ना, अभी एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया, माय गुड फ्रेंड मोदी, उनसे मैं बात करने के लिए उत्सुक हूँ और बहुत जल्द ट्रेड डील होने जा रही है, और साथ ही साथ ईयू से कह दिया कि तुम भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दो। तो आप सोचिए कैसे चलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी कौन सी बात पर यकीन किया जाए। और अभी भी अगर वो कह रहे हैं कि इस मामले में हार्डकोर लेफ्टिस्ट का हाथ है, तो उसमें पता नहीं कितना यकीन किया जा सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। देखिए क्या है, लेफ्टिस्ट की डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच इज एनीवन अपोजिंग द मोनार्क, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। जो एनीवन अगेंस्ट ट्रम्प इज लेफ्टिस्ट। अब कल को सपोज वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट पावर में आ जाती है तो रिपब्लिकन्स आर लेफ्ट, यही तो डेफिनेशन है। एनीवन इन द पावर इज राइट, मोनार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेफ्ट और राइट की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। तो ऐसा तो नहीं है परमानेंट राइट है परमानेंट लेफ्ट है, एनीवन हु इज इन पावर इज इन राइट। तो लोग इस ओरिजिनल डेफिनेशन को भूल चुके हैं। तो जब ट्रम्प अपोजिशन में थे तो वो जब वो उनकी पावर में नहीं थे तो वो लेफ्ट थे, तो ये राइट में थे। अब वो पावर में आ गए तो वो राइट हो गए, बाकी लोग लेफ्ट हो गए। दैट वाज ओरिजिनल फ्रेंच डेफिनेशन। कोई हार्ड राइट हार्ड लेफ्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे हम और आप हैं, हम लोग धार्मिक हैं, तो हमारा पोजीशन इज सेंट्रिस्ट। हम तो हमेशा सेंट्रिस्ट रहेंगे। तो हमको जिस साइड में जाना होगा तो हम दोनों साइड की तरफ देख सकते हैं, असुर सुर दोनों को देख सकते हैं। तो ये जो नैरेटिव वो बोल रहे हैं कि लेफ्टिस्ट था, परमानेंट लेफ्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इतिहास में। और अगर मैं लेफ्टिस्ट की बात करूं, ओरिजिनल फिलोसफी की बात करूं, देन स्टेट तो हमेशा वेलफेयर स्टेट होता है, दैट इज बाय डेफिनेशन। अगर कोई गरीब है तो उसको स्टेट हेल्प करेगा। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट बिकम्स कैपिटलिस्टिक, हो ही नहीं सकता। तो ये आइडियोलॉजिकल तरीके से अंजू जी इसको समझने की जरूरत है। एंड देन वी हैव टू टेक ए कैलकुलेटेड डिसीजन, क्योंकि ये इसके पीछे बहुत षड्यंत्र है। मुझे थोड़ा आइडिया है, ज्यादा नहीं। तो अगर लेफ्ट को ही आपको ब्लेम करना है तो आप तो पहले लेफ्ट में थे ना, आप तो खुद ही डेमोक्रेट सपोर्टर थे ना। तो क्या हो गया उस लेफ्ट का? तो ये बहुत ही ग्रे एरिया है। यहाँ पे इसराइल भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, और कुछ हद तक जो है जो राइट विंग का, सॉरी द चर्च का जो वेव चल रहा है, चर्चिज्म का वेव चल रहा है, उसका भी उसके ऊपर थोड़ा हाथ है। अभी जैसे टकर कार्लसन है, टकर कार्लसन तो अभी तक एंटी ट्रम्प बात कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले प्रो ट्रम्प बात करते थे। चार्ली कर्क एंटी ट्रम्प बात कर रहे हैं, पहले वो प्रो ट्रम्प बात करते थे। तो इतनी कंफ्यूज सिचुएशन है कि हम और आप इसको देख के क्या एनालाइज करें, इसके ऊपर समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत कुछ ग्रे है। इंतजार करना होगा कि वो जो उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतना सटीक निशाना लगाया है, बड़े प्रिसीजन के साथ। ये भी ध्यान रखा है कि चेस्ट गार्ड पहना हुआ है तो गले के पास मारना है। मतलब आप सोचिए कितनी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो देखते हैं इसकी परतें कैसे खुलती हैं। लेकिन फ्रांस क्यों जल रहा है? नेपाल तो जल ही रहा है, लेकिन फ्रांस में बजट को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। अभी नए नए प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन वहां पर। देखिए क्या है, फ्रांस में फ्रांस इज द ओनली कंट्री विच अपोज्ड अमेरिका हिस्टोरिकल। अभी से नहीं, फ्रांस के बारे में एक मजाक चलता है अमेरिका में, इफ यू वांट टू शट अप ए फ्रेंच गिव हिम मनी। अमेरिका का भी वही मंत्र है। बाय द वे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने गिफ्ट करी थी ऑन एन आइलैंड। वो एलिस आइलैंड है, थोड़ा सा न्यूयॉर्क से छोटा सा आइलैंड है अलग से। एंड उसका पर्पस क्या था? लिबरेट अमेरिका फ्रॉम एंग्लो सैक्सन्स। इसका क्या? तो फ्रांस का पॉलिटिक्स हमेशा ऐसे ही चलता है। और फ्रांस में जो राइट्स आप देख रहे हैं, वो राइट्स, मैक्रोन तो प्रेसिडेंट है, वो ये प्राइम मिनिस्टर के राइट्स हैं, जो गवर्नमेंट के राइट्स हैं। तो मैक्रोन इज ए प्रेसिडेंट, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इस राइट से। तो मैक्रोन विल स्टिल बी द प्रेसिडेंट। लेकिन जो फ्रांस का जो बैंकरप्सी है, वहां की बैंक्स में पैसा नहीं है, तो पीपल कांट विड्रॉ मनी। आईएमएफ बेल आउट के लिए अप्लाई किया है उन्होंने। कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ बुर्किना फासो।
Traore came in Africa. France, there are 14 countries in Africa which sell, जो कि फ्रांस की कॉलोनीज हैं, जहाँ पे फ्रैंक यूज होता है एंड फ्रेंच बोली जाती है, 14 कंट्रीज है। उन सब ने नेशनलिज्म की वजह से फ्रांस को यूरेनियम और गोल्ड और मिनरल्स देना बंद कर दिया। तो इस जो आप फ्रांस में, जो पेरिस में देखते हैं, ब्लैक्स बहुत हैं और दे आर राइटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ये वहां के स्लेव्स हैं जिनको एज ए रिवॉर्ड लाया गया टू इंक्रीज करप्शन इन दोज कंट्रीज की पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ फ्रांस। इसलिए आप देखेंगे इटली की प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस को अपोज किया था ईयू की मीटिंग में। तो इस सिचुएशन में जो राइट्स हो रहे हैं फ्रांस में, इन दोनों इश्यूज को आप कंबाइन कर दें, दैट्स द आउटकम। क्योंकि एक वहां पे जो फ्रांस का जो स्लेव और जो कॉलोनियल क्राउड है, वो दे हैव ए जेन्युइन ग्रीवेंस। मैं उनको सपोर्ट करता हूँ पर्सनली, दे हैव जेन्युइन ग्रीवेंस, क्योंकि आपने उनके देशों को बर्बाद कर दिया। उनको पहले तो फ्रेंच सिखाई, वो अपनी लोकल भाषा भूल गए, फिर आपने उनको कैथोलिज्म कन्वर्ट किया, फिर भी वो आप भूल गए, फिर आपने उनके रिसोर्सेज ले लिए। जितनी भी कॉलोनीज में जहाँ पे फ्रांस इन्वॉल्व है, वहां पे भुखमरी इज रैम्पेंट, रैम्पेंट, सब जगह भुखमरी है। तो तो जब ये क्राउड उधर आता है, तो दे वांट टू टेक ए रिवेंज अगेंस्ट द फ्रेंच पीपल, वाइट पीपल, और उन्होंने पेरिस को नरक बना दिया है एक तरीके से। एंड जो भी क्राइम आप देखते हैं, प्लस फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फ्रांस, जो कि रेस्ट ऑफ द यूरोप इंड्यूस्ड है और अमेरिका इंड्यूस्ड है। तो अमेरिकन के जो सैंक्शंस है फ्रांस के ऊपर, या रेट्स हैं, या बाकी कंट्रीज का जो ट्रेड विद फ्रांस है, उन सब की वजह से फ्रेंच फाइनेंशियल सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। इसलिए आप देखते हैं कि फ्रांस कोई भी डील करना चाहता है भारत के साथ इन डेस्परेशन, क्योंकि उसको पैसा चाहिए किसी भी हालत में, और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन। तो ये एक्चुअल रीजन है फ्रांस के राइट्स का एक्चुअली। और वहां पर भी तो बाहर से आके बहुत से लोगों को बसाया गया है ना, वो भी तो इन लोगों के गुस्से की बड़ी वजह है ना, कि जैसे हम कहते हैं हमारे देश में रोहिंग्या आकर बस गए हैं, गैर कानूनी तरीके से घुसपैठी आकर बस गए हैं, उनको सारे संसाधन मिल रहे हैं। तो वहां पर के लोगों की भी तो ये दिक्कत है ना, कि बाहर से लोगों को बसा लिया गया, उनको तो सब कुछ मिल रहा है। देयर इज नो वे फ्रांस कैन अवॉइड इट, क्योंकि फ्रेंच फ्रैंक आर बीइंग यूज्ड इन ऑल दीज कंट्रीज। तो वो तो कंट्रीज आएंगे, उनको बाय नेचुरल उनको पासपोर्ट मिल जाता है, वीजा मिल जाता है। अल्जीरिया से कितने लोग आते हैं, और हिस्टोरिकली अल्जीरिया एंड अल्जियर्स, ये जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं, हिस्टोरिकली वो फ्रांस के साथ ही डील करती रही है। तो उनको लेना ही पड़ेगा। अगर सपोज करिए भारतीय रुपए बिकम्स ए करेंसी इन बांग्लादेश, तो क्या आएंगे नहीं? फिर तो फ्रीली आएंगे। एग्जैक्टली सेम कंडीशन है उनका। तो और प्लस यूरोप तो कभी भी एक था ही नहीं। फ्रांस ने कभी भी मास स्केल पे इमिग्रेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो उसको फ्रांस के शेंजन वीजा होता है, लेकिन शेंजन वीजा में भी लॉट ऑफ क्राइटेरिया आर देयर। आप जब मिलेगा तभी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन मिले तब, तो मिलेगा नहीं तो कैसे जाएंगे? सो देयरफॉर ये जो फ्रांस की कंडीशन जो है, आइसोलेटेड कंडीशन है, रेस्ट ऑफ द यूरोप की कंडीशन नहीं है। रेस्ट ऑफ द यूरोप की कंडीशन जो हुई थी, वो हुई थी आपके जर्मनी में, नॉट इन अदर प्लेसेस। और आप सही कह रहे हैं कि फ्रांस भारत के साथ एफटीए की डील करने के लिए बहुत तत्पर है। अभी देखो ना, पिछले एक महीने में दो दो बार फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। और आपको याद होगा वो G7 में दोनों के बीच का जोक जो ट्विटर को लेकर था, तो उससे पता चलता है कैसे रिश्ते हैं ट्रंप के साथ भी मैक्रों के। मोदी जी ने पूछा था थप्पड़ कैसा लगा है, ट्विटर पे तो हुआ ही था, लोगों की पत्नी ने थप्पड़ मारा था ना, इसलिए। क्योंकि ही इज 41, इज वाइफ इज 61, तो उसका जो वाइफ का लड़का है, ही इज बिगर देन हिम। तो वो उसको कंबाइन करेंगे तो जो मोदी जी का बड़ा डीप था वो, तो वो उसको सिर्फ मैक्रोन ही समझ सकते हैं उस जोक। लेकिन ब्लॉक एवरीथिंग, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, या वहाँ सड़कों पर इतना अफरा तफरी मची हुई है, आपको लगता है ये लंबा खिंचेगा? और ये जो नए प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन, ये
रह पाएंगे या नहीं? मैक्रोन की कुर्सी को कोई खतरा नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी को तो खतरा लगता है। पुलिस कम है बिल्कुल, और ये सब ज्यादा है। बिल्कुल खतरा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का काम जो फ्रांस में होता है डर्टी वर्क होता है, डर्टी वर्क। आप समझिए कि वो होम मिनिस्टर है, तो और उसको ये सारी मेस पूरी करनी है। पहले तो पेरिस क्लीन करना है, फिर उसको करना है। और जो फ्रांस में राइट्स होते हैं, कितने राइट्स होते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यूरोपियन यूनियन कहाँ है, क्या सो रहा है, या फिर UNHCR, HRC, HCR जो भी है उनका, ह्यूमन कमीशन कमीशन यूएन ह्यूमन एनीवे कमीशन ऑन रिफ्यूजीज जो भी है, वो क्यों सो रहा है कि इतना सारा ब्लैक्स के राइट्स को अफेक्ट किया जा रहा है और व्हाइट के राइट्स को भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हम लोग तो कलर, हम तो वी डोंट गो बाय द कलर ऑफ द स्किन। तो व्हाइट्स के भी राइट्स वहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, ब्लैक्स के भी अफेक्ट हो रहे हैं। और फ्रेंच गवर्नमेंट की जो फ्रेंच फिलॉसफी है, भैया भगवान बचाए उस फिलॉसफी से। उसको जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्ल मार्क्स भी वहीं से है, और आपका जितने भी दुनिया की गंदगी है सब फ्रांस से आई है, आइडियोलॉजिकल गंदगी। चाइनीज को तो डूब के मर जाना चाहिए कि मार्क्सिज्म उनके देश में फैला हुआ है। उसको उन्होंने कन्फ्यूशियस बना दिया, लेकिन है यूरोपियन फिलोसफी, जर्मन फ्रॉम फ्रांस। अभी जितना हंगामा चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भी मामला चल रहा है, फ्रांस चल रहा है, और इस बीच इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने पीएम मोदी से फोन पर कल बात भी की थी। भाई मेलोडी तो मेलोडी है, अगर मेलोडी की बात करें तो मेलोडी है। तो मोदी जी भी बड़े चुस्के रह के बात करते हैं, तो मेलोडी भी अच्छी तरह बात करती है। बट द थिंग इज, शी इज अ वेरी स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर। सबसे बड़ा मेनेस इटली में है, एंड इटालियंस अगर आपका शो देख रहे हैं तो मुझे कंफर्म कर दें, सबसे बड़ी गंदगी है इटली में बांग्लादेश। वो इतने ज्यादा नंबर में घुसे हुए हैं पिछली गवर्नमेंट्स की वजह से। मैं तो चाहता हूँ कि मेलोडी सबको निकाल के बाहर फेंक, बिकॉज दे हैव कन्वर्टेड। वैसे भी इटली, रोम तो वैसे भी गंदा शहर है, तो बट मतलब रोम आएंगे तो आपको लगेगा दिल्ली अच्छा है, सुंदर है। तो ऐसा इतना गंदा है। तो तो मेलोडी के लिए जो गलती है, मेलोडी के चैलेंजेस मेलेडी है। नाम रख दिया उनका, मेलोनी नहीं। हाँ, मेलोडी जो समझ गए होंगे, जिनकी वजह से बोला है तो लोग समझ गए होंगे। मोदी प्लस मेलोडी इज मेलोडी। ओके, सो जो मेलोडी है, तो शी इज अ वेरी स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर। उसने जब वो यूएस में आई तो वो ट्रम्प की फैन गर्ल थी, पास में बैठी हुई थी। ट्रम्प को भी मजे आ रहे थे कि चलो ठीक है, मेलोडी पास में बैठी है, थोड़ा मजे करते हैं, बात करते हैं उसके साथ। और जब वो मोदी के साथ रहती है तो भारत की तरह हो जाती है। बड़ी स्मार्ट है वो प्राइम मिनिस्टर। एंड व्हेन शी इज विद फ्रांस, उसको फ्रांस से बहुत चिढ़ है, वो जम के गाली देती है। और व्हेन शी इज विद जर्मन चांसलर, बड़े प्यार से बात करती है। व्हेन शी इज विद यूके प्राइम मिनिस्टर, जम के गाली देती है। तो फ्रांस और यूके आर एक्चुअल कंपेटिटर्स ऑफ इटली। जर्मनी इज ए सुपीरियर इकोनॉमी। तो उसको जहां से पैसा मिलेगा उसके साथ रहेगी, और उसको गंदगी निकाली है बांग्लादेश की, और उसको मदद चाहिए यूएस की। तो वो जो गंदगी निकालनी है, वो उसमें फॉलो करेगी अमेरिकन वीजा पॉलिसी फॉर द बांग्लादेशी एंड अदर पीपल ऑल्सो। बट इटली में इतनी गंदगी नहीं है, बाय द वे, उसका सिस्टम क्लीन है। और इवेंचुअली इटली विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप, जो कि रशिया के बाद सेकंड नंबर पे आएगी, या थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर पे आएगी, क्योंकि दूसरा नंबर तो हमेशा जर्मनी रहेगा। तो सो द तो शी इज अ वेरी, जो मोदी जी के साथ बात कर रही है, जो एफटीए का, इटली का और भारत का, तो मैं तो एक बार मजाक में बोला था, भाई एक इटालियन से तो हम बहुत परेशान है, दो को सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। एक एक ही काफी है भारत के लिए। तो बट शी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ भारतीय वर्जन जो भारत में है। भारतीय वर्जन तो लो लेवल का है। शी इज फ्रॉम फ्रॉम अपर क्लास इटालियन ग्रुप्स। तो उसका क्लास है, थोड़ा सा क्लास है उसका। सो द अगर भारत और इटली की बात करें तो फिएट भी वहां से आई थी, जिसको हम प्रीमियर पद्मिनी बोलते थे। और भी पुराने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं, अदर देन फ्यू करप्टेड वंस जो हेलीकॉप्टर्स पे हुए थे, अदर देन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट।
और इटली में भारत के साथ जो हैवी इंजीनियरिंग का जो टाई अप हो सकता है ऑन द डिफेंस साइड इज वेरी हाई। तो इस तरह से देखेंगे तो देर आर मोर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज विद जर्मनी सेपरेटली, इटली, फ्रांस और यूके। तो इन चार के साथ तो भारत को फ्री ट्रेड साइन करना ही है। और अभी यूरोपियन कंट्रीज में होड़ लगे कौन साइन करेगा भारत के साथ। इसका हाँ, मतलब होड़ बची ईयू हुई होड़ बची हुई है। इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन फेल हो गया, यूरोपियन यूनियन फेल हो गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अगर एक साथ रहेगा तो अमेरिका खा जाएगा। तो इसलिए अमेरिका ने पोलैंड में वॉर शुरू कर दिया। एक फेक अटैक करवाया यूक्रेन से, बिकॉज रशियंस ने बोला कि हमारे ड्रोन ज्यादा दूर जाते नहीं है, और अमेरिकन ने वहां पे जाके रैकेट किया। और अभी ट्रम्प का ट्वीट भी आया है कि फायरवर्क्स बिगिनिंग, समथिंग लाइक दैट ऐसा लिखा है। सो ये जो गेम प्लान है ये बड़ा भयंकर है, और इटली और ये सब देश जो है उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर आदित्य जी, जैसे हम अभी अगले हफ्ते या इसी हफ्ते ईयू के रिप्रेजेंटेटिव भी भारत आने वाले हैं, डील करने के लिए ही आने वाले हैं। उसको लेकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प बौखलाए हुए इसीलिए ये कह दिया यूरोपियन देशों से कि तुम भारत पर 100% टैरिफ लगा दो, ऐसा लगता है आपको? ट्रम्प को बोला कि बच्चे की जान लेगा क्या? पहले तो आपने पहले मार दिया यूरोप को यूक्रेन के साथ, है ना, टारगेट तो यूक्रेन था। अब उसकी अब वो बेचारा, अब वो अच्छा खासा रशिया से तेल खरीद रहा था, देवर हैप्पी। उसको आपने फोर्स करके बंद करा दिया, उसकी गैस ही फटवा दी वहां पे। अब आप उसको एटलीस्ट $10 पर बैरल एडिशनल प्रॉफिट बेच रहे हो। ऑलरेडी दब गया वो, उसके पास खर्चा करने के लिए कोई पैसा नहीं है इस समय। तो तो यूरोपियन यूनियन तो भागेगा ही ना वो अमेरिका से। वो तो बोलेगा रशिया प्लीज मेरे पर अटैक कर दो, प्लीज अटैक करोगे एटलीस्ट अमेरिकन ट्रूप्स आके लड़ेंगे आपसे, हम लोग नहीं लड़ने वाले। क्योंकि यूरोप के अंदर वो स्टॉकहोम सिंड्रोम बन चुका है। यूरोप को मालूम है क्या होता है वॉर, उनकी मेमोरी में बहुत डीप है। यूरोपियन वॉर 1, यूरोपियन वॉर 2, दोनों में उन्होंने देखा है क्या हाल हुई था यूरोप का उन दोनों वॉर्स में। अब वो झेल नहीं सकते कुछ भी वॉर, तो दे डोंट वांट टू फाइट विद एनीवन इंक्लूडिंग रशिया। और रशिया आल्सो डजंट वांट टू फाइट दैट, बाय द वे। रशिया को भी नहीं पड़ी है, रशिया इज ए मच मोर सेंसिबल कंट्री। जितना वेस्ट दिखाता है उसको इवल्स, वो नहीं है एक्चुअली, वेस्ट ज्यादा इवल हो गया इस समय। भारत के साथ क्या डील है, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि यूरोपियन यूनियन जिसका कुछ पावर नहीं है, वो एक क्या बोल देंगे कि वो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है कहीं की, जिसको पता ही नहीं किस पे राज कर रहा है, वो बस मेंबर्स है उनके, इसलिए कोई सीरियसली लेता नहीं। कोई यूरोपियन चीफ आगे कुछ बोल दे, चल हट, चुप हो जाओ, साइड में निकल जाओ। तो उनको अपना वैलिडिटी दिखाना है ब्रसल्स का, ब्रसल्स इज द कैपिटल, दिखाना है। तो भारत, तो मोदी जी तो बड़े खुश हैं, कुछ डील आप तो साइन करेंगे, बाकी डील हम साइन करेंगे बाकी देशों से इंडिविजुअली। लेकिन भारत को जो मेन प्रॉफिट होगा वो होगा कि यूरोपियन यूनियन जो है ये चार कंट्रीज को हटा दे, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड टू सम एक्सटेंट स्विट्जरलैंड। तो बाकी सारी कंट्रीज तो बड़ी छोटी इकोनॉमीज है, यूरोपियन यूनियन उनको रिप्रेजेंट करता है। तो तो मोदी जी इंडिविजुअल डील साइन करेंगे जर्मनी के साथ, इटली के साथ, फ्रांस के साथ, यूके के साथ, और बाकी सबको ईयू के साथ साइन कर लेंगे। बड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो फिर जो डील वो बायलैटरली साइन करेंगे दैट विल बी सुपरलेटिव, या उससे देन द डील साइन विद द ईयू, लेकिन उससे पूरा यूरोप कवर हो जाएगा। सो वेरी फैंटास्टिक स्कीम। और प्लस भारत का जो कौन सा है आईमैक कॉरिडोर विल गो इन, तो आईमैक कॉरिडोर प्लस एक सेंट्रल एशिया कॉरिडोर ईरान के थ्रू। तो वी आर प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एंड वंस पीओके कम्स तो हम तो सीधा जाएंगे ट्रेन के साथ वंदे भारत में। लेकिन यही सब चीजें जो हो रही हैं, बायलैटरल डील्स हो रही हैं इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ये सब भी तो डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत दे रही होंगी ना। आपने बताया पोलैंड पे अटैक कर दिया, लेकिन ये कतर में क्या करवा दिया अमेरिका ने? मतलब इसराइल अगर कतर पर हमला कर रहा है तो सीधे सीधे एक तरह से कहा जा सकता है अमेरिका पर ही, भाई उनके वहां पे बेस तो है ही ना मिलिट्री। तो क्या इसराइल ने इस बार सोचा ही नहीं कि
ट्रंप से पूछा जाए, नेतन्याहू ने इस बात की परवाह नहीं की कि ट्रंप से पूछ कर क्या जाए, या ट्रंप की रजामंदी थी उसके बाद ये सब कुछ हुआ? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में तो कुछ भी संभव है। इसराइल के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता है विदाउट सीआईए नोइंग इट। ओके, तो कभी भी इस भूल में मत रहिएगा कि यूएस एंड इसराइल सेपरेट। आप बताइए, उन्होंने ट्रम्प को पूछ कर हमास की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, पहली बार। फिर इसराइल जो है उसकी रिफ्यूलिंग उसी बेस के प्लेन्स ने करी जिस पे अटैक हुआ। ओके, तो कतर जो है ना, वो एक ऐसा देश है जिसके ऊपर दो गधे के सींग है। वो सब बड़े छोटे मोटे, लाइक दे आर नॉट इवन एलाइज। अमेरिका में उनको एलाई भी नहीं माना जाता, उनको माना जाता है एक्सपेंडेबल्स। ये साइड के लोग हैं जिनको जब धूल रहते हैं ना तो उसमें साइड में झाड़ देते हैं, ये वो कंट्रीज है। इसको फालतू को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट अमेरिका के लिए ये लोग धूल भी नहीं है। तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने आके वीडियो रिकॉर्डिंग में बोला टकर कार्लसन को कि दैट ऑफिस वाज सेट अप बाय अमेरिकन असिस्टेंट्स, और उसके अंदर 5 छोटे बच्चे डिस्कशन कर रहे थे, हमास के लीडर्स नहीं थे, क्योंकि हमास के लीडर्स को पहले उड़ा चुका है इसराइल। तो ये जो शॉट था वो था इसराइल का कि भाई रीग्रुप होने की कोशिश मत करना, यू आर नॉट सेफ। अभी इजिप्ट पे भी करेगा वो, क्या भी बता देता हूँ, 4 दिन के बाद नहीं जाएगी। तो सीरिया में भी उसने बोला, उसने लेबनान में भी किया। और प्लेन कहां से उड़े, 15 प्लेन उड़े। कतर की ऑन पेपर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयरपोर्ट एयरफोर्स, लेकिन इन लोगों, ये तो गधे ऊंट पे चलने वाले लोग हैं, इनको क्या प्लेन उड़ाना आएगा? आप इनको इनके हाथ में कुछ भी दे दो, फिर भी नहीं लड़ पाएंगे। तो दे आर, so these 15 planes flow through Iraq, through Lebanon, through जॉर्डन, और सीरिया के ऊपर से होकर अब पहुंचे वहां। अब ये सारे कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस हैं। एयरक्राफ्ट टैंकर्स जो उसी बेस से उड़े जहां पे अटैक हुआ है उसके पास में, उन्होंने रिफ्यूलिंग किया। और उसके 10 अटैक होने के 10 मिनट बाद कैरोलिन लेविट ने इन्फॉर्म किया अमेरिका से कि आपके उधर अटैक होने वाला है। बोलते सर हो गया, ऑलरेडी हो गया। तो जैसे ईरान में हुआ था, जैसे ईरान में इसराइल ने किया था, तब भी तो यही सब ड्रामे हुए थे। पहले बता दिया गया हमने वहां से अमेरिकन बेस से हमने लोगों को हटा लिया, यही बोला था ना डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये नूरा हाँ, कुश्ती टाइप होता है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है? क्या मतलब मकसद हुआ इन सब चीजों का? ये एक्चुअली कुछ और हो रहा है यहाँ पे, इसमें वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये इधर कुछ और हो रहा है, ये ग्रेटर इसराइल की प्लानिंग है। तो इसराइल, ग्रेटर इसराइल जो होगा ना, पार्ट्स ऑफ जॉर्डन, पार्ट्स ऑफ सीरिया, पार्ट्स ऑफ लेबनान, पार्ट्स ऑफ ये सब कंट्रीज को मिला के ग्रेटर इसराइल बन जाएगा। और गाजा, पैलेस्टाइन, ये सबको फेंक दिया जाएगा इजिप्ट में या फिर इनसाइड द डेजर्ट। और कोई फ्यूचर नहीं है। अमेरिका तो लाया नहीं जाएगा इनको, या फिर इनको बोलेंगे वापस यूरोपियंस के पास आके बोलेंगे इनको ले लो, और फोर्स करेंगे, फिर यूरोपियंस को लेना पड़ेगा। तो यूरोपियन एक जोक बन गया अमेरिका का, वर्ल्ड का। और अमेरिका भी एक तरीके से अपना गेम खेलता रहता है। अब ऐसा लगता है कि सीरियसनेस दिखती नहीं कहीं पॉलिटिक्स में इसमें। मतलब ओनली थिंग स्टेट्समैनशिप जो दिख रही है वो दिख रही है रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील टू सम एक्सटेंट। बाकी की स्टेट्समैनशिप रही नहीं है। लेकिन आदित्य जी, स्विट्जरलैंड ने यूएन में जाकर ये अल्पसंख्यकों का मुद्दा क्यों उठाया? उसको क्या प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है, यूं ही हवाबाजी की? क्या था वो मकसद? भारत ने तो धोखे रख दिया, लेकिन क्या था उसके पीछे की कहानी? तो स्विट्जरलैंड का प्रॉब्लम है उसकी बैड एजुकेशन सिस्टम। तो इन लोगों को लगता है कि जो पेपर पे उन्होंने लिख दिया वही सच है, लेकिन रियलिटी कुछ और है कि जो पेपर उन्होंने लिखा था वो भी झूठ था। तो नाउ व्हेन यू लर्न टेक डिसीजंस ऑन द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, देन द आउटकम इज गोइंग टू बी सरप्राइजिंग। तो एग्जैक्टली सेम हुआ है विद स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है इसमें चीफ है यूएन कमीशन, यूएनएचसीआर, जो भी है, ह्यूमन कमीशन ऑन रिफ्यूजीज। तो ये जो रिफ्यूजी का सिस्टम है, ये यूनाइटेड नेशंस तो वैसे भी कॉलोनियल एजेंसी है,
अगर उसका एक्चुअल पर्पस जानेंगे, उसके डोंट गो बाय व्हाट दे से ऑन द पेपर, एक्चुअल पर्पस था टू लीगलाइज द कॉलोनियल पोजेशन ऑफ अदर लैंड्स बाय यूरोप। यही एक्चुअल पर्पस था उसका। अगर ये नहीं होता तो देर आर 19 ओवरसीज ब्रिटिश टेरिटरीज, उसका इंडिपेंडेंस होना चाहिए था, वो सारे ब्रिटेन ने क्यों रखा हुआ है? देर आर 14 फ्रेंच टेरिटरीज, ओवरसीज टेरिटरीज, इंक्लूडिंग वन इन साउथ अमेरिका कॉल्ड फ्रेंच गयाना, तो इनको उसके अंदर क्यों रखा है? तो यूनाइटेड नेशंस का ये पर्पस था। और रिफ्यूजी का पर्पस ये था कि जो कॉलोनियल पावर्स अपने देशों से लोगों को निकालेंगी, उसको दूसरी जगह कैसे उनको रखा जाएगा, ये ओरिजिनल पर्पस था। अब यहाँ पे सारे भर गए, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, पैलेस्टीनियन। पैलेस्टीनियन पाकिस्तानी एक जैसे होते हैं, दोनों के दोनों ही मींस ट्रबल मेकर्स है। पैलेस्टीन को तो उनके लोग वापस नहीं, अरबी लोग नहीं लेते, और पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया लेना नहीं चाहती। बट दीज आर द पीपल सिटिंग इन जेनेवा who were cultivated by Switzerland in the name of neutrality to allow यूरोपियन, जो यूरोपियन देशों को अलाउ करने के लिए कि वो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस करें हर जगह, सपोर्टेड बाय ए सेंट्रल एजेंसी। इसका सबसे बड़ा सपोर्ट बेस आता है अमेरिका से। तो जब अमेरिका को कहीं पे रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन करना होता है टू शो द न्यूट्रलिटी, वो करता है, एक्ट कर रहा है यूएनएचसीआर से। और अब आपने देखा होगा इसराइल पैलेस्टाइन के जो कॉन्फ्लिक्ट था गाजा में, इसकी बिल्डिंग के नीचे ही सारे हमास के टेररिस्ट रहते थे ना, वो बड़ा मेजर न्यूज हुआ था। एंड देन इसराइल स्टार्टेड अटैकिंग द हॉस्पिटल्स जिसके नीचे लोग रहते थे। उनका ऑफिस भी वहीं पे था, हमास के ऑफिस से बाजू बाजू में। तो इसके बड़े डाउटफुल क्रेडेंशियल्स हैं, और इससे तो भारत को भी निकलना चाहिए, और या फिर इसके मैंडेट को खत्म करना चाहिए। बिकॉज जो जो भी रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन इन नेम ऑफ डेमोक्रेसी और वो सब यूएनएचसीआर के थ्रू होता है। कई बार डेमोग्राफी चेंज करना, जैसे रोहिंग्या को बसाना है भारत के अंदर, वो भी यूएनएचसीआर से आता है। तो भारत को शायद अभी नया माइंडसेट बनाना पड़ेगा इन एजेंसीज के लिए कि हाउ मच दे कैन रिस्पेक्ट देम, दैट्स अ पॉइंट, कि कितना रिस्पेक्ट दिया जा सकता है इनको। तो आई थिंक ये इसको इग्नोर करने की आवश्यकता है इसमें। तो ये जो पूरा जो स्विट्जरलैंड का हुआ, जब उन्होंने बोला, भारत को बोला माइनॉरिटी राइट्स पे, तो भारत ने बड़ा क्लियरली बोला कि भाई वी कैन टीच यू और लेट अस शो यू हाउ टू डू इट इन स्विट्जरलैंड, एक तरीके से ये बोला। तो इन स्विट्जरलैंड जो इस तरह की जो बातें कर रहा है, उससे ये आपको देखना पड़ेगा कि स्विट्जरलैंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन उसे बुलवा रहा है। तो विच इज क्लियरली अमेरिकन इंटरफेरेंस है बाकी सब जगह। तो स्विट्जरलैंड का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और स्विट्जरलैंड में जो रेसिज्म होता है अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अगर स्विट्जरलैंड को इतनी ही बात करनी है तो लेट्स टॉक अबाउट रोमानी पीपल। रोमानी तो आपके लोग हैं ना, जिनको आपने बाहर किया है। और स्विस गार्ड्स तो वेटिकन में लगते हैं, तो किसके एजेंडे पे आप बात कर रहे हो? तो ये सोनिया गांधी से भी कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है राहुल गांधी से भी, ये कनेक्ट होता है, एजेंडा तो वही है, माइनॉरिटी राइट्स। तो मेजोरिटी राइट्स कहाँ चला गया? तो इसको एक चीज अच्छा मैं किया भारतीय। एक चीज यहाँ ये भी, जैसे आपने कहा ना, यूएनएचआरसी से ही ये रोहिंग्या का मसला उठता है, इनके राइट्स की बात होती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के राइट्स की बात होती है। भारत में जब भी इनको बाहर निकालने की कवायद की जाती है तो यूएनएचआरसी के का एक विंग है यहाँ पर, जिसके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और तभी कहा जाता है कि इनके पास तो कार्ड भी है उसका, इसलिए इनको हटाया नहीं जा सकता। अब तब उन सवाल उठते कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। और हमारे यहाँ तो एक जमात है जो कूद जाती है। ईयू में मामला उठ गया, मणिपुर का मामला जब ईयू की संसद में उठा था तो कितना शोर मचाया था कांग्रेस ने कि देखिए अब तो मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम नहीं एंटी क्रिश्चियन भी हो गए। तो ये जो स्विट्जरलैंड वो यही सब कुछ कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है? जैसे आपने कहा रिजीम चेंज, ये भी एक प्रोपेगेंडा भी भारत में उठेगा ये मुद्दा। एक्चुअली क्या करना चाहिए कि अगर इतना यूएनएचसीआर को वैलिडिटी चाहिए, तो व्हाई नॉट दे रेज द इशू ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, हिंदूज इन पाकिस्तान। तो 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 इसे डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसे ही बायस दिखाते हैं ना, दे शुड बी डीरेगुलराइज्ड। आई होप कोई आपका शो देख रहा हो, तो वो लोग टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि यूएनएचसीआर मैंडेट इज नॉट वैलिड ऑन इंडिया, क्योंकि ये तो बकवास करते नहीं तो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं।
पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे थे, फिर ह्यूमन राइट्स और टेररिस्ट हम लोग ढूंढते हैं। तो दे इसीलिए भारत का जो ओरिजिनल जो डिमांड है कि टेररिज्म को डिफाइन करिए पहले। जब आप टेररिज्म को डिफाइन करेंगे तब आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं है तो रेफ्यूजी की डेफिनेशन कैसे बन जाएगी भाई? और नेशन स्टेट तो आपने बनाए, तो नेशन स्टेट का तो बॉर्डर से आर्टिफिशियल है। अब मुझे बताइए कि सऊदी कतर सऊदी कतर बहरीन यूएई ये सब तो एक ही लैंड है ना, तो इसमें मल्टीपल नेशन कैसे हो सकते हैं? तो और भारत बर्मा बांग्लादेश ये सब तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है, ईरान से लेके पूरा वियतनाम तक हम बात करते हैं। सो द पॉइंट इज कहीं ना कहीं इसको क्वेश्चन करना पड़ेगा और जो कॉलोनियल नेशन स्टेट्स की बाउंड्रीज हटानी पड़ेंगी, तो ये जो आर्टिफिशियल रिफ्यूजी प्रॉब्लम है फॉर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस वो भी बंद हो जाएंगे। तो भारत भारत ने तो अखंड होना ही चाहिए। बिल्कुल, अब भारत ने तो ये स्विट्जरलैंड के साथ साथ पाकिस्तान को भी यूएन में धोया ना, कि भारत की इमेज को खराब करने के लिए कैसे दुष्प्रचार करते हैं, और जो खुद आतंकवाद के स्पॉन्सर्स हैं उनसे थोड़ी भारत कुछ सीखेगा। आप सोचो किस लेवल एब्सोल्युटली। का प्रोपेगेंडा चल रहा है यूएनएचआरसी में भी। सी मुसलमान देश हर जगह पिटते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन जाके बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। आई एडमायर देम सब, क्योंकि ये सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पट्टे हैं। ये वेस्टर्न एजेंसीज के ही एम्प्लॉयज हैं। इनको बिठाया जाता है, इनको प्लेस किया जाता है यूएनएचसीआर में, इनको सब जगह बिठाया जाता है फॉर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस, ट्रबलिंग द एनिमीज। चाहे वो कितना भी ट्रम्प लिख ले कि वो दोस्त है, बड़ा दोस्त है, इन सब के पीछे एक ही देश है। और जो बोल रहा है कि मैं दोस्त हूं वो सबसे बड़ा दुश्मन भी है ना? दुश्मन का दोस्त इज दुश्मन। तो नेपाल में भी तो अमेरिका का किया धरा है ना, सीआईए डीप स्टेट क्या कर रहे हैं भारत नहीं, को के लिए। वहां पे भारत ने लूज बॉल पे छक्का मार दिया। लूज बॉल थी वो बेचारों को परेशानी। उसके बाद आप बेचैनी देखिए ना, उसके बाद एम्बेसी की, यूएस एम्बेसडर की, तो उसकी बेचैनी से पता लगे कि कौन जीता है। और बांग्लादेश में भी भारत ने छक्का मार दिया। अब यूनिस का बैक पैक करने का समय आ गया। पाकिस्तान को तो भारत कुछ समझता ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि जिस दिन भारत की एजेंसी को खुला छोड़ दिया जाए ना, उनको बोला जाए मैंडेट कंट्रोल, कोई बचने वाला नहीं है, बिकॉज सब में दिमाग नहीं है किसी में। और अगर हम लोग भारतीय एजेंसी वेपन्स मूवमेंट में लग जाए, करती भी होंगी, तो खत्म गेम सबका। अननोन गनमैन ने तो पूरा पाकिस्तान को रूल कर रखा हुआ है, वो पाकिस्तानी है सारे के सारे। सो इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट दिस रीजन। और भारत ने बड़ा अच्छा दमदार काम किया है यहाँ पे। और आपके शो पे बोला था सबसे पहले, मैंने ही बोल दिया था क्वेश्चन किया हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या है, हिंदू राष्ट्र कब निकलता है बाहर। और जैसे ही वो हिंदू राष्ट्र होगा, पीओके आ जाएगा, अक्सर चीन आ जाएगा, ये सब सेटल हो रहा है ना अभी सब बारी बारी से। तो उसके बाद शायद भारत और चीन की दोस्ती का मिसाल दुनिया देना शुरू कर देगी। नेपाल में अमेरिका जिस शख्स को, या अमेरिकन एम्बेसडर जिस शख्स को बनाना चाहते थे, सीआईए जिस बालेंद्र शाह को बनाना चाहता था पीएम, वो तो नहीं बना। अब तो सुशीला कार्की बनी है। तो जाहिर सी बात है वो, और उनका स्टैंड प्रो भारत है, बनारस में पड़ी हुई है। तो भारत ने तो वहाँ हालात को, जो भी अब नया रिजीम आया वो प्रो भारत ही होगा ना। तो यही तो मुंह की खानी पड़ी है सीआईए और डीप स्टेट को। आप ठीक कह रहे हैं कि एम्बेसडर के जो तेवर है वो साफ बता रहे हैं कि कैसे हार हुई है वहां पर इन सब की कुल मिलाकर। उनको ये पता नहीं लगा कि सोफिस्टिकेशन किसको बोलते हैं। जो सोफिस्टिकेशन हम लोगों ने दिखाया है, देखिए, वी हैव कंसिस्टेंटली शोन सोफिस्टिकेशन एवरीवेयर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, बर्मा का ईस्ट का जो कैंप्स थे, ये सब अभी हुए हैं, रिसेंटली हुए, 3-4 महीने में, 6 महीने में। फिर उसके बाद सिंदूर, सिंदूर पार्ट 2 चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है। अब उसके रिजल्ट हमको मीडिया में नहीं बताए गए, लेकिन आ जाएंगे सबके सामने। पर जिनको देखना है वो तो हो ही देख ही रहे। तो जो सोफिस्टिकेशन हमने दिखाया है, दे वर कंप्लीटली ब्लोन अवे डिस्पाइट एवरीथिंग। और दूसरा, लोग भूल गए कि भारत के जो सैटेलाइट को मैनेजमेंट इसरो ने किया है,
दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट मूवमेंट। इसको लोग भूल गए। तो अब मैं तो मुझे पहले से विश्वास है, अपने हम लोग इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स को तो पता ही होता है कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो बट इट वाज रिमार्केबल फीट जो भी किया भारत ने। अब इन लोग को ये डर है कि इसके पैर अब ज्यादा फैले ना, लेकिन वो भूल चुके कि पैर ऑलरेडी फैल चुके हैं, बस आपको पता नहीं था, है ना। अभी हम लोग कंट्रोल करते हैं मेडिटेरेनियन के ग्रीस से लेकर पपुआ न्यू गिनी तक ऑस्ट्रेलिया के बाजू में। सो विच इज रफली मोर देन हाफ द वर्ल्ड। और रशिया को मजा आता है इसमें, तो भाई ये दमदार पार्टनर है, ये एक्शंस लेता भी है और प्यार से भी बात करता है। और ढिंडोरे भी नहीं पीटता। पीटा भी नहीं चाहिए इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं चुपचाप तो सारे काम होते हैं। हाँ, मैं तो भारतीय अमेरिकन को ही बोलूंगा, जिंडोरो मत पीटो कि तुम बहुत अमीर हो। सुमड़ी में गुमड़ी बोलते हैं अमेरिका, बॉम्बे में, है ना। तो वैसे ही रहने का चुपचाप। द मोर हम्बल वी आर, द मोर वी डोंट शो अवर सेल्फ, सेफर वी आर। चाणक्य नीति भी यही कहती है, हाँ, ऐसे ही काम करो। तो चलिए अब देखते हैं कि शांति बहाल हो जाएगी नेपाल में। डोनाल्ड ट्रंप को जो झटका लगा उससे कैसे उभरते हैं, करीबी चला गया, अब वो कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। और दूसरा, फ्रांस में किस तरह से हालात संभलते हैं या कुछ और होता है। लेकिन जो पिछले एक दिन पहले स्विट्जरलैंड को और पाकिस्तान को यूएन में भारत के अधिकारियों ने धोया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। भारत सबको अब सिखा रहा है कि किस तरह से भारत के बारे में कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना। आपने, आदित्य जी, समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इन सभी विषयों को कवर करते हुए बड़े ही तथ्यों के साथ अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता नमस्कार। की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री वंदे राम। मातरम। जय श्री राम।